हमने पिछले लेक्चर में पर्यावरण और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित करेंट अफेयर्स को देखा अक्टूबर महीने के। आज इस परफेक्शन आईएएस के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर में शिखर सम्मेलन को देखेंगे। स्वागत है आपका इस चैनल अनलॉक यूपीएससी पीसीएस में। हम करेंट परफेक्शन मैगजीन से जो मंथली करंट अफेयर आती है उसके करंट अफेयर को करते जा रहे हैं, तो हमारी इस श्रृंखला में बनी रहिए ताकि आपका करंट अफेयर एकाएक आप पे बोझ बनकर सामने ना आए और परीक्षा की अंतिम घड़ी में आप जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आप उनका रिवीजन सही से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शिखर सम्मेलनों को देखेंगे। सबसे पहले हम आज राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को देखते हैं। तो सबसे पहला है कि पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। केसीसी का फुल फॉर्म हो गया किसान क्रेडिट कार्ड। तो पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। ठीक है ना, मुंबई में। आखिर मुंबई को कैसे याद रखेंगे? देखिए, मुंबई को बॉलीवुड का शहर माना जाता है, ठीक है ना। और बहुत समय से जो है किसानों को अपेक्षा का भाव सहना पड़ा है, तो क्या किया है बॉलीवुड में फिल्मकारों ने, डायरेक्टरों ने जो है किसानों से संबंधित मुद्दों को उठाना शुरू किया अपने फिल्मों के माध्यम से। तो उसी पहल में जो है सरकार ने जो पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन भी किया, ताकि ये जो फिल्म का प्रभाव था, बॉलीवुड का प्रभाव था, यानी मुंबई में जो हुआ था, तो उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन किया है मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। यानी किसान से संबंधित कौन होगा? जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, उसने किया। ठीक है ना। तो अगला है कि केसीसी का लाभ किसे मिलेगा? अब देखिए, जब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कर रहा है, तो किसे लाभ मिलेगा? मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को, पशुपालन और डेयरी का काम करने वाले डेयरी किसानों को। तो इन सब तक जो है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचेगा। ठीक। किसान आमतौर पर केसीसी पर लिए गए ऋण पर 3% का ब्याज देते हैं, क्योंकि केंद्र 4% की ब्याज छूट प्रदान करता है। यानी टोटल जो है परसेंट 7% होना चाहिए था ब्याज दर, लेकिन जिसमें से मात्र 3% किसान देता है और 4% कौन देती है? सरकार देती है। ठीक है ना, 4% सरकार देती है। उसके बाद अगला है कि पहला ग्लोबल इंडिया एआई 2023, ठीक, तो 14-15 अक्टूबर को भारत की मेजबानी में संपन्न होगा। देखिए, ग्लोबल लेवल पे एआई से संबंधित जो है एक क्या बोल सकते हैं उसको, मीटिंग टाइप किया जा रहा है। ठीक है ना, जिसपे एआई पे चर्चा की जाएगी। और हाल फिलहाल में आपने देखा है कि एआई से संबंधित नियमों को बनाना, इसे नियमन करना और नियंत्रण करना कितना जरूरी हो गया है, क्योंकि इसके इस्तेमाल जो है गलत कामों में किए जा रहे हैं। ठीक है ना, चाहे वो डीप फेक हो या फिर कई और तकनीकें जैसे वॉइस क्लोनिंग वगैरह, जिससे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो जो इंडिया जो है हमेशा से, आपको पता है, सर्विस सेक्टर में यानी सेवा क्षेत्र में आगे रहा है। तो सेवा क्षेत्र जो कि प्रौद्योगिकी पे आधारित है, और प्रौद्योगिकी में एआई के प्रवेश के बाद से ये सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है। यानी कि इंडिया में एआई का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो है साइबर साक्षरता काफी कम है, जिसकी वजह से जो है साइबर अपराधों का शिकार बहुत अधिक लोग होते हैं। तो हमारे देश में साइबर सुरक्षा की भी अधिक जरूरत है। तो एआई के लिए नियामक तंत्र बनाना या नियंत्रण करना जो है आवश्यक हो गया है। इसके लिए कुछ नियमों, कुछ विधियों का निर्माण करना आवश्यक हो गया है। और इसलिए जो है विश्व जो है भारत की ओर भी देख रहा है, क्योंकि भारत ने जो है इसके लिए पहल भी की है। तो ये जो पहला ग्लोबल इंडिया एआई 2023 है भारत में संपन्न हुआ है। ठीक है ना, भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ, भारत मेजबानी किया। आयोजन किसने किया था? तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही करेगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी का मामला है। उसके बाद कवरेज, आखिर इसमें कवरेज क्या दिया गया, यानी कवरेज क्या मिला, किन किन चीजों को शामिल किया गया है? तो अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन की शिक्षा। ठीक है, एआई के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन की शिक्षा की बात की गई, मूलभूत एआई मॉडल की बात की गई,
कि जो एआई मॉडल होता है उसका बेसिक क्या होना चाहिए, ठीक है ना, किस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। और फिर है स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है ना, कि एआई का प्रयोग हम स्वास्थ्य देखभाल में कैसे कर सकते हैं, मरीजों के देखभाल में, या फिर कोई नई दवाओं दवाओं के कॉम्बिनेशन को बनाने में। हमने देखा कि कई सारी दवाएं का कॉम्बिनेशन जो है वो एआई के माध्यम से बनाया जाने लगा है। यानी कि वो कुछ फॉर्मूले लेते हैं और फॉर्मूले के बेस पे कई सारे कॉम्बिनेशन को बनाकर जो है ट्राई करते हैं, और जो भी सक्सेसफुल होता है उन्हें वो दवाओं के रूप में फिर मार्केट में कंपनी निकाल देती है। तो स्वास्थ्य देखभाल के लिए, फिर शासन और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों आदि में, यानी कि हम देखेंगे कि शासन में किस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, यानी कि जो ई व्हीकल्स निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निकल रहा है नेक्स्ट जनरेशन का, नेक्स्ट लेवल का, तो उसमें हम किस तरह से एआई का यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला है भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन। भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन, तो हमें पता है हरित हाइड्रोजन जो है कि परियोजना लाया गया था, ठीक। तो उसी संबंधित एक सम्मेलन किया गया है, पायलट सम्मेलन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। जैसा कि हमें पता है किसी चीज की नई शुरुआत जो होती है अधिकतर नई दिल्ली में ही होती है। तो हरित हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन है, यानी कि इसकी शुरुआत भी जो है नई दिल्ली में की गई है। अभी आप जो सुनते होंगे कि नितिन गडकरी ने जो है हाइड्रोजन से चलने वाले बसों का बसों के बारे में भी बात की थी कि हाँ उस एक बस निकाली जाएगी। हालांकि 100% इथेनॉल से चलने वाली बस जो है का अनावरण कर दिया गया है। अब जो है हाइड्रोजन से चलने वाली बस की भी बात की जा रही है। तो हरित हाइड्रोजन पायलट जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसका आयोजक कौन है, एनटीपीसी, ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा किया गया था, ठीक। उसके बाद है कि लंबी दूरी की भारी गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक गतिशीलता व्यवहार्य नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन या अमोनिया उसका जो है आंसर है, ठीक। जो इलेक्ट्रिक गतिशीलता है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें या वाहन है, वो जो है लंबी दूरी तक नहीं चलाई जा सकती है, और ना ही जो है भारी चीजों को वो वहन कर सकती है। तो उसके लिए क्या उपाय निकाला जा सकता है कि हाइड्रोजन या अमोनिया से चलने वाली गाड़ियां निकाली जाए, जो कि अधिक दूरी लंबी दूरी भी तय कर सके और अधिक भारी सामानों को भी ले जा सके, ठीक है ना, और भारी गाड़ियों में लगाई जा सके। तीसरा है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। देखिए फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो सारी फिनटेक कहलाती है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि हम पेटीएम के एग्जांपल को रूप में देखते हैं कि पेटीएम जो है वित्त से संबंधित यानी फाइनेंस से संबंधित चीज है, और पेटीएम अपने आप में एक ऐप है, एक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें। तो ये एक जो है टेक फिनटेक है, फिनटेक कंपनी है, ठीक। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है, मुंबई में हुआ है। और आयोजक कौन है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, जो जिन्होंने जो है आधार आधार कार्ड जो है का काम, मतलब कि इनके पास ही है, ये निकालते हैं। और यूआईडीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा ही जो है फिनटेक फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है, ठीक। और यह कहाँ मनाया जा रहा है, तो मुंबई में मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है, आधार की पुनर्कल्पना। जैसा कि हमने देखा कि यूआईडीआई जो आधार कार्ड का काम करता है, तो ये इसने कहा है कि आधार की पुनर्कल्पना की जाए, यानी कुछ चेंजेस किया जाए, कुछ नयापन उसमें, कुछ नवीनतम प्रयोग किया जाए आधार में, वो कहना चाह रही है। वो उसका थीम भी था। तो यूआईडीआई ने जीएफएफ यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 में उद्योग भागीदारों के साथ अपने उत्पाद संवर्धन और सहयोग का प्रदर्शन किया। 12वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता, भारत और ब्रिटेन के बीच में आर्थिक और वित्त से संबंधित वार्ता हुई है। तो हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन है, और वो और यूके यानी ब्रिटेन के जो है चांसलर राजकोष हैं, जिनका नाम है जेरेमी हंट। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए टॉम एंड जेरी से हम याद रख सकेंगे कि टॉम जो है
टॉम बिल्ली जो होता है वो हमेशा जेरी जो चूहा है उसके शिकार के लिए भागते रहता है। तो जेरी मी हंट यानी हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, तो जेरी मी हंट, जेरी मी हंट, तो जेरी मी हंट से इसका नाम याद रखेंगे। और वही चाह रही है कि जेरी की तरह जो है क्या बोल सकते हैं उसको, वित्त में या फिर आर्थिक में जो है दुनिया हमारे साथ है, यूके भी साथ है, ठीक है ना, भारत भी साथ है। तो जेरी मी हंट वो हंट करना चाह रही है। तो दोनों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। ठीक। यह वार्ता नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बीच सहयोग के लिए है। कि जो ये वार्ता हो रही है इससे जो है नीति आयोग और लंदन में एक है सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन, दोनों के बीच में सहयोग किया जा सके और जो भी योजनाएं हो वो जो है साथ कर बना सके। अगला है पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद, ठीक है, जिसे बोलते हैं एसपीसी, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। तो किसके साथ कर रहा है भारत? भारत जो है सऊदी अरब के साथ कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ना कि सऊदी अरब में किया गया बल्कि नई दिल्ली में किया गया है। क्यों? क्योंकि पता ही है भारत का रुतबा आजकल बढ़ता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसकी छवि बदलती जा रही है, पहले वाली नहीं रही। तो दोनों ने जो 50 अरब डॉलर की, 50 अरब डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी यानी कि ये जो है, जो ये पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न कोस्ट है, इसमें जो है एक रिफाइनरी लगाई जाएगी। और इस पश्चिमी घाट में भी कहाँ पे? तो ये जो है आपका ये महाराष्ट्र में रत्नागिरी जगह है, यहीं पे जो है ये रिफाइनरी लगाई जाएगी, ठीक है ना, रत्नागिरी में लगाई जाएगी। बोलता है कि इसमें तेजी लाने के लिए जो है दोनों के बीच में 50 अरब डॉलर की बात हुई, परियोजना शुरू हुई है। और ये जो है एक स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक साझेदारी परिषद के द्वारा हुई है, ठीक है ना। एसपीसी के दो मुख्य स्तंभ है। कौन कौन से दो स्तंभ है भाई साहब? तो ये एक है पहला राजनीतिक सुरक्षा सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग समिति, ठीक है ना, कि हम जो है अपने दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध भी अच्छे करेंगे, सुरक्षा से संबंधित भी काम करेंगे, सामाजिक संबंध भी अच्छे करेंगे, सांस्कृतिक संबंध सहयोग की भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया वो राजनीतिक सुरक्षा समाज और संस्कृति। दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था और निवेश, यानी कि दूसरा पैसे की बात आती है, अर्थव्यवस्था और निवेश की बात करती है। तो उसके लिए भी एक समिति बनाई गई है कि हम जो है एक दूसरे में निवेश करेंगे अर्थव्यवस्था में। और जैसे कि यहाँ वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में इन्वेस्ट किया गया है, दोनों ने मिलकर 50 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया। और ये नई दिल्ली में हुआ है। एस अतिरिक्त तथ्य के रूप में देखते हैं कि भारत और सऊदी अरब एसपीसी की स्थापना 2019 में हुई। 2019 में जब मोदी जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, दूसरा कार्यकाल तभी जो है उन्होंने सऊदी अरब के साथ जो है ये एसपीसी बनाया था, ठीक है ना। फिर बोलता है भारत यूके चीन फ्रांस के बाद चौथा देश बन गया जिसके साथ रियाद ने ऐसी साझेदारी बनाई। रियाद यानी सऊदी अरब की राजधानी, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। तो इसी ने बनाई है। तो रियाद के साथ पहला कौन है? भारत। पहला यूके है, दूसरा चीन है, तीसरा फ्रांस है, चौथा भारत हो चुका है, ठीक है ना। यानी चीन पहले ही बना चुका है, हमसे भी पहले चीन के साथ बना चुका है सऊदी अरब। जैसे पहले यूके के साथ बनाया, जिसने हम पे शासन किया था सबसे पहले, उसके साथ बनाया। उसके बाद जो है चीन के साथ बनाया जो भी हमें तंग कर रहा। तीसरा फ्रांस के साथ बनाया गया, फ्रांस जिसके जिसे जो है भारत का नया दोस्त या भारत के लिए नया रूस कहा जा रहा है भारत को, ठीक है ना। तो इसके साथ किया। तो 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस ये कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में आयोजन किया गया। देखिए मसाला सबसे क्या लगता है कि मसाला तो मेनली केरला में होता है, केरला के आसपास या केरला में, ठीक। लेकिन ये जो आयोजन हुआ है मुंबई में, आखिर मुंबई में किया है, क्यों किया है? तो देखिए जो यहाँ मुंबई का बॉलीवुड है, ये जो है आजकल जो फिल्म बना रहे हैं
इसमें कुछ ज़्यादा ही मिर्च मसाला लगा करके बना रहे हैं, यानी कि मसाला की बात करूँ, ज़्यादा मसाले लगा रहे हैं यानी ज़्यादा स्पाइसी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ स्पाइसेस यानी विश्व मसाला कांग्रेस आयोजन किया गया है केरल को छोड़ करके। इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम रखा गया है विजन 2030 स्पाइसेस। स्पाइसेस का फुल फॉर्म क्या होता है हम ये देखते हैं। स्पाइसेस का होता है एस से स्टेबिलिटी, पी से प्रोडक्टिविटी, आई से इनोवेशन, सी से कोऑपरेशन, ई से एक्सपर्टीज एंड एस से सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये सारा स्पाइसेस का फुल फॉर्म होगा। ये कहाँ हुआ? तो ये जो है मुंबई में हुआ है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्पाइसी मूवियाँ बनने लगी है, ठीक है ना। स्पाइसेस बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में है। देखिए, स्पाइसेस की सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है आपको पता है केरल में ही होता है। जब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, तो उस समय भी केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है ना। जहाँ जमहूरियत ने उसका स्वागत किया था, और वो जब दोबारा आया था 1502 में, तो भी वो केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल में ही आया था कालीकट के बंदरगाह पे। तो हम देखेंगे कि केरल में जो है काली मिर्च वगैरह या मसाले जो है काफी ज्यादा होते हैं, और आसपास के राज्यों में भी कुछ होते हैं। तो इसलिए जो है स्पाइसेस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केरल के कोच्चि में है, ठीक, कोच्चि में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि मसालों का व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, तो वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, सीधी सी बात है। और भारत को जो है, भारत को दुनिया का मसाले का कटोरा का माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, और इसका एक पूरा इतिहास रहा है। आधुनिक काल, ना सिर्फ आधुनिक काल बल्कि जो है मध्य काल से ही जो है हमारा व्यापार जो है कई सारे पड़ोसी देशों या अन्य देशों के साथ मसालों का हो रहा है, ठीक है ना। अरबी व्यापारियों के साथ होता था मध्यकाल में, उसके बाद यूनानी व्यापारियों के साथ होता था। फिर आधुनिक काल आया तो यूरोपीय देशों ने जैसे जैसे समुद्री मार्गों की खोज की, तो मसालों का व्यापार हमारा यूरोपीय देशों के साथ स्थल मार्ग से होने के साथ साथ अब समुद्री मार्ग से भी होने लगा। अगला है किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी। किसानों के अधिकारों पे पहली वैश्विक संगोष्ठी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। किसानों के अधिकारों की बात पहली बार की जा रही है, पहली वैश्विक संगोष्ठी की जा रही है, वैश्विक वो भी, ठीक है ना। इसकी उद्घाटन करता कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू जी पता ही है आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती है, संबंध रखती है। तो ये देखिएगा कि आदिवासियों के लिए और प्लस की जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके लिए, किसानों के लिए ये मुखर होकर बात करती है, मुखर है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए तो किसानों के अधिकारों पे भी इन्होंने बोला कि बात करनी चाहिए, और उन्होंने पहली वैश्विक संगोष्ठी आयोजित करने की बात की गई। आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रपति भवन कहाँ है? द्रौपदी मुर्मू करी तो राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नई दिल्ली में ही होगा किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी, और 12 सितंबर को हुई है। और मेजबान कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक चीज गौर कीजिएगा, जब किसान क्रेडिट कार्ड की बात आ रही थी तो कृषि और कल्याण, किसान कल्याण मंत्रालय नहीं था, बल्कि मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय था। क्यों? क्योंकि ये जो है सिर्फ कृषि का लाभ हमें पहुंचाना था मछुआरों और डेयरी किसानों तक ही पहुंचाना था, ठीक है ना। क्योंकि पहले पहुंचाया जा चुका था, जो बेसिक किसान थे जो खेती करते थे उन तक पहुंचाया जा चुका था, लेकिन अब इसको एक्सपेंड करना था किन तक? मछुआरों तक और डेयरी किसानों तक। इसीलिए ये मंत्रालय किसको दे दिया गया? मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को, ना कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को दिया गया। लेकिन यहाँ पर जब बात की जा रही है किसानों के अधिकारों पे, तो ये कृषि और किसान मंत्रालय को जो है ये दिया गया है कि आप उनके अधिकारों पे बात कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक। आयोजक, खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, FAO। FAO जो रोम में है, रोम में है, ठीक है ना वहाँ। उसके बाद है कि भारत के पास दुनिया का केवल 2.4% भूमि क्षेत्र है, लेकिन पौधों और जानवरों की सभी दर्ज प्रजातियों का 7 से 8% हिस्सा ही यही है। आखिर क्या कारण है कि पौधे और जानवरों की सभी दर्ज प्रजातियों में इतना ज्यादा हिस्सा यही है, जबकि भूमि मात्र 2.4% ही है दुनिया का? देखिए, जैव विविधता का कारण सबसे बड़ा है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, चाहे वो पश्चिमी घाट की हो, चाहे वो पूर्वी हिमालय की हो, या फिर आपका पूर्वोत्तर भारत की हो। तो यहाँ जो है जलवायु, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सभी जो है
जैव विविधता या फिर जो है पौधे या जानवरों की प्रजातियों को अधिक से अधिक संख्या में जो है कब बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है ना। जलवायु में जैसे हमारे यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय, मुख्यतः जो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है। और आपको पता ही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता होती है, तो सबसे ज्यादा प्रजातियां भी होगी। भले ही हमारे पास 2.4% भूमि है, परंतु जब प्रजातियों की बात होती है तो हम दुनिया के लगभग 7 से 8% हिस्से की हिस्सेदारी जो है भारत ही करता है। ठीक है ना। उसके बाद है केटा गलन फोरम 2023। केटा गलन फोरम 2023, तो भारत के 3 पूर्व सेवा प्रमुखों ने ताइवान में केटा गलन फोरम में एक बंद कमरे में बैठक की। इसमें कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के हैं, करमवीर सिंह जो नौसेना के हैं, मनोज मुकुंद नरवणे जो कि सेना यानी कि थल सेना के हैं। इन तीनों ने मिल करके क्या की कि ताइवान में ताई के पास गए। उन्होंने बोला कि कैट जो है हमारी गल रही है, पतली दुबली हो गई गल करके, तो ताई आप इसका आप ख्याल रखिए। कौन बोल रहा है? तीनों सेना के पूर्व प्रमुख, है ना। तीनों सेना के पूर्व प्रमुखों ने, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, तीनों के। तो केटा गलन फोरम जो है ताइवान के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संवाद सेमिनार है। ठीक, महत्वपूर्ण सुरक्षा संवाद सेमिनार इंडो पैसिफिक। अगला है एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक। तो देखिए HACGAM, हकगम, कैसे याद रखते हैं हकगम। तो इसका फुल फॉर्म हो गया हेड्स ऑफ एशियन, एस से हेड्स, ए से एशियन, सी से कॉस्ट, जी से गार्ड, ए से एजेंसी, एम से मीटिंग। हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग। ठीक। तो ये जो भारतीय तट रक्षक बल है, इसके प्रमुख कौन है? राकेश पाल है। इनके नेतृत्व में भारत ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? तो इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। और इसमें बोलता है कि इस हकगम में जो है कितने सदस्य हैं? 23 सदस्य हैं और 2 सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है ना। 23 सदस्य हैं और 2 सहयोगी सदस्य हैं। अब देखिए भारतीय तटरक्षक बल के जो प्रमुख कौन है? अभी राकेश पाल। इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए जो तट की रक्षा होती है ना, वो नाव से होती है। और नाव में क्या लगा होता है? पाल, है ना। ये जैसे नाव है, इसमें क्या लगा होता है? पाल। इसमें जब हवा आती है इधर से तो नौका आगे बढ़ जाती है ना। ये पाल लगा होता है, तो पाल से जो हम राकेश पाल याद रख सकते हैं। ठीक है। और ये कहाँ हुआ? इस्तांबुल तुर्की में। इस्तांबुल जो है तुर्की की राजधानी है। ठीक। अच्छा, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी है अंकारा, जिसे गोरा भी कई बार बोला जाता है। ठीक है ना। ये अंकारा या अंगोरा। अगला है अगला है कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कि बांध की सुरक्षा करनी चाहिए, उस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया गया है? जयपुर में, राजस्थान। देखिए बांध सुरक्षा की बात कब की जाएगी? जब पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कि ताकि बांध में पानी इकट्ठा हो सके और उसकी सुरक्षा हो, ताकि पानी का सही यूज हो। तो भारत कर रहा है। आपको पता ही है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है तो वहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बांध का जो पानी होता है उसकी सुरक्षा करनी जरूरी है, ताकि सही उच्चतम उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है ना। तो राजस्थान को बांध सुरक्षा से आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो राजस्थान में जयपुर उसकी राजधानी है। अब किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है ना। देखिए जय जग, जय जग, तो आप इसे याद सकते हैं कि उपराष्ट्रपति ने किया है बाल सुरक्षा से संबंधित। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट शिखर होता है, सम्मेलन होता है, उसको मुख्यतः पीएम करते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट करती है या करते हैं। और उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है, यानी कि उप राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। ठीक है ना। और फिर जो है जो लोकल चीजें कुछ होती है तो उसका जो है उद्घाटन सीएम करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है ना।
तो ये जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। जा से जयपुर में हुआ और जा से जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। थीम इसका क्या रहा है? सुरक्षित और सुरक्षित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। ठीक है ना? जब सुरक्षित बांध होता है तो उससे पानी अच्छी तरह से मिलता है, नहरें निकाली जाती है, नहरें निकाल करके कृषि अच्छी तरह से होता है। तो उससे क्या होता है कि राष्ट्र की समृद्धि होती है। तो ये थीम में भी ये रखा है कि जब बांध सुरक्षित होगा तो उससे राष्ट्र की समृद्धि क्या होगी? सुनिश्चित होगी। ठीक है ना? तो ये थीम भी रखा गया है। अगला है पानी की रेल पहल, यानी इनिशिएटिव शुरू किया गया। किसके तहत? राष्ट्रीय जल मिशन के तहत में शुरू किया गया। पानी की रेल यानी कि जो ये बांध को रोक करके नहरें निकलेगी, तो अब नहरें किस तरह से निकलेगी? इस तरह से निकलेगी नहरें बांध से। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक तरह से रेल है। रेल है यानी ट्रेन है। ठीक है ना? तो यही बोलता है ये पानी की रेल है। तो ये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया है। और जिसके तहत जो है, हालांकि ये याद करने के लिए बता रहे पानी की रेल पहल, लेकिन एक्चुअल में जो है ना रेल रेल जो है, ये देखिए दो ट्रेनों को पानी की रेल बनाया गया। एक तो है हिमसागर एक्सप्रेस और दूसरा है कामाख्या एक्सप्रेस। ठीक है ना? हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस, उनका नाम याद रखना जरूरी है। तो देखिए पानी की रेल है तो पानी से क्या बनता है? हिम बनता है, बर्फ बनता है सागर में। ठीक है ना? तो हिमसागर आप याद रख सकते हैं पानी की रेल, और दूसरा है कामाख्या। ठीक है ना? तो ये भी है, दो ट्रेनें हैं जिसको जो है पानी की रेल पहल के तहत में अ, लाया गया है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत में। अगला है गजेंद्र सिंह शेखावत ने MNIT, NIT नहीं है ये, MNIT है। ठीक है ना? जयपुर में बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के हैं। ठीक है ना? जल शक्ति मंत्रालय इनके पास ही है। तो इन्होंने जो है, क्योंकि बांध से संबंधित काम है, जल से संबंधित काम है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ही करेंगे। उसके बाद जयपुर में चल रहा था। ठीक है ना? जयपुर में जो है बांध सुरक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो जयपुर में ही इन्होंने जो है बांधों की बांधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। एक राष्ट्रीय केंद्र बना दिया गया कि आप जो है बांधों की भूकंप से सुरक्षा की जानी चाहिए। अतिरिक्त तथ्य में हम देखते हैं कि सुरक्षा अधिनियम 2021 में पारित किया गया था। बांध सुरक्षा अधिनियम जो है 2023 में नहीं या 2024 में नहीं बल्कि 2021 में ही बन चुका था। भारत में लगभग 280 बांध हैं जो लगभग 100 वर्ष पुराने हैं, और उनमें से 80% से भी अधिक 25 वर्ष पुराने हैं। अब चूंकि वो उनकी आयु, उनका पीरियड काफी पुराना हो चुका है, 100 वर्ष पुराने, एक जो है सदी पुराने हैं। ठीक? तो जो पुराने हो चुके हैं उनकी सुरक्षा और भी अधिक जरूरी हो जाती है। उनमें से जो 80% है वो 25 वर्ष से भी पुराने हैं। ठीक है ना? उनकी सुरक्षा आवश्यक हो जाती है, और आवश्यक हो जाती है, इसलिए ये सम्मेलन भी किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला है UNCITRAL अंकिट्रल दक्षिण एशिया सम्मेलन। तो इसको कहाँ किया गया? ये भी भारत में किया गया है और नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना? अंकिट्रल का कौन किया है? विदेश मंत्रालय किया है। ठीक है? मेजबानी विदेश मंत्रालय किया, लेकिन जब उद्घाटन की बात है तो विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि ये जो है हमारे CJI यानी कि सब जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसका? UNCITRAL यूनिस्ट्रल की जो क्या बोलते हैं दक्षिण एशिया सम्मेलन हुआ, दक्षिण एशिया में सम्मेलन, दक्षिण एशिया की सम्मेलन हुई है। ये नई दिल्ली में हुई है। आपको पता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में ही होगा क्या, ताकि DY चंद्रचूड़ को कहीं और जाना ना पड़े। हालांकि मेजबानी की जब बात होती है तो मेजबानी सुप्रीम कोर्ट ही नहीं करता है बल्कि विदेश मंत्रालय करता है। ठीक है ना? तो इसके अभी सचिव कौन है? इसके सचिव कौन है? तो सुश्री अन्ना, यानी कि महिला है, अन्ना जोबिन ब्रेट। ठीक है ना? अन्ना, अन्ना से याद रखिए किसके सचिव कौन है? अन्ना है।
अन्ना हजारे से अन्ना याद रख सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है हमारा वियना, ऑस्ट्रिया। वियना, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, जो कि एक यूरोपीय देश है। यूरोप के दक्षिणी साइड में ये जो ऑस्ट्रिया है। ठीक। अगला, बिजनेस 20, B20 शिखर सम्मेलन। तो पता ही आपको G20 चल रहा था, ठीक है ना। तो G20 के तहत में ही B20 आयोजित किया गया। B20 अर्थात बिजनेस 20। तो G20 मुख्यतः नई दिल्ली में हुआ, तो बिजनेस 20 को भी जो है नई दिल्ली में ही आयोजित कर दिया गया, क्योंकि बिजनेस का भी एक केंद्र माना जाता है नई दिल्ली को। और इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम रखा गया है रेज। रेज मतलब बढ़ाना या उठाना, किसको? व्यवसाय को, ठीक है ना। तो रेज का फुल फॉर्म क्या है? आर से जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल, ए से त्वरित यानी ए से रिलेटेड, आई से अभिनव यानी कि कुछ डिफरेंट या इनोवेटिव, एस से टिकाऊ, ठीक, और ई से न्याय संगत, ये है। उसके बाद जो है B20 इंडिया सचिवालय का प्रतिनिधित्व भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के द्वारा किया गया है। कि अब इसका प्रतिनिधित्व कौन किया है इंडिया सचिवालय का B20 में? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया, जिसको शॉर्ट में CII बोलते हैं। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था वो खत्म हो चुका, अब अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पे आते हैं। तो 7वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है ना, GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक, GE, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा। एक असेंबली हुई है, ये कहाँ हुई है? तो कनाडा में हुई है, ठीक है ना। कनाडा का वैंकूवर जगह है, ठीक है ना। वे तो उसके बाद कनाडा में है, वैंकूवर जगह पे हुई है पर्यावरण सुविधा के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा असेंबली, ठीक। फिर बोलता है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी GBFF, GEF के तहत क्या हुआ है? GBFF लॉन्च किया गया है, जो कि विश्व स्तर पर प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए वित्त पोषण के एक नए स्रोत के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। कि वो जो है वित्त पोषण करेगी यानी वित्त प्रदान करेगी, किसके लिए? विश्व स्तर पे जो प्रजातियों पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए वित्त पोषण करेगी, एक स्रोत के रूप में काम करेगी। कौन? GBFF यानी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक। 8वां G20 शिखर सम्मेलन, तो देखिए ये चल ही रहा था। G20 शिखर सम्मेलन काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 1 साल चला है, ठीक है ना। तो आयोजन मुख्यतः नई दिल्ली में हुआ, क्योंकि राजधानी है हमारी। वहाँ के कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली की प्रगति मैदान में है। भारत मंडपम, वहाँ नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, जो कि काफी भारी थी, ठीक है ना। और ये कब हुई है? G20 की जो शिखर सम्मेलन का क्या अर्थ होता है? कि देखिए, G20 के अंतर्गत कई सम्मेलन होते हैं, उनमें से जो सबसे टॉप लेवल का सबसे हाईयर सम्मेलन होता है उसको शिखर सम्मेलन कहते हैं। जब भी कोई शिखर शब्द सम्मेलन के साथ लग जाए, यानी कि उसमें कई सारे सम्मेलनों में होने वाला सबसे प्रमुख सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहलाता है, ठीक। तो जो शिखर सम्मेलन था वो किस दिन हुआ? जो कि पूरा G20 सम्मेलन तो 1 साल तक लगभग चला, लेकिन जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 9 से 10 सितंबर चला था, ठीक है ना। 9 से 10 सितंबर, देखिए, 9 से 9, 9 का 9 लेते हैं, और सितंबर भी जो है 9वां महीना होता है, उसका भी 9 लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 18वां हो जाएगा। तो यानी कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, G20 शिखर सम्मेलन था, ठीक है ना। 9, 9 और 18वां G20 शिखर सम्मेलन था। अगला है G20 2023, ठीक है ना। इसमें अतिथि देश कौन कौन से थे? तो देखिए, अतिथि देश में हमने बुलाया था अपने, जिनके साथ हमारा व्यापार होता है पड़ोसी देशों में, और अच्छा संबंध भी है फिलहाल में। तो हसीन शेख जो है
फिर से वहाँ की प्रधानमंत्री बन चुकी है। हालांकि इसके लिए जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि जो अधिकतर पार्टियां थी, विरोधी पार्टियां थी, वो चुनावों से उन्होंने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का। ठीक है ना। तो यूएसए वगैरह ने जो है काफ़ी आलोचना की है बांग्लादेश का, कि आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे चुनाव में पार्टियां बस एकमात्र, जो शायद अवामी मोर्चा है, इसकी पार्टी, हसीना शेख की पार्टी शायद, तो वो जो है फिर से चुन ली गई है वहाँ की। ठीक है ना। तो वो है, फिर मिस्र है, फिर मॉरिशस है, फिर नीदरलैंड है, फिर नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, सऊदी अरब अमीरात। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक तो बांग्लादेश है जो सबसे टॉप लेवल का हमारा पड़ोसी देश है। ठीक। दूसरा है, इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो सऊदी अरब नहीं है। हमने यूएई, यूएई को जो है हमारा अतिथि देश बनाया था, यूएई को। ठीक। और मॉरिशस भी, यहाँ हिंदी बोली जाती है। ठीक है ना। बिहार के लोग और जो है भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग वहाँ जाकर के बसे हुए हैं। उसके बाद मिस्र है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, ये सारे है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात होती है, तो किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को G20 के सम्मेलन में शामिल किया गया या बनाया गया? तो एक देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, गठ सॉरी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है ना। ये भारत की पहल थी, भारत और शायद यूएसए के साथ में पहल थी, दोनों ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना किया था। ठीक है ना। ताकि सौर ऊर्जा को या सौर से संबंधित जो प्रौद्योगिकी है, नवाचार है, जो क्या बोल सकते हैं, वित्त पोषण है, उसको लेकर के जो है समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक है ना। को बढ़ावा दिया जा सके। तो वही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को शामिल किया गया था, क्योंकि भारत का ये दूसरा आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का गठबंधन, इसको भी शामिल किया गया था। क्योंकि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था कोरोना काल में जो है हमारी बुनियादी ढांचे का सच सामने आ गया था। हमारे यहाँ जो है हेल्थ फैसिलिटी की दिक्कत थी, फिर हेल्थ के साथ साथ हमारा एजुकेशन सेक्टर भी चरमरा गया था। ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, यानी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का गठबंधन को शामिल किया गया, जरूरी भी था। अगला है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी शामिल किया गया। तीन लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को शामिल किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। लेकिन जब क्षेत्रीय गठबंधन यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो किसे किसे शामिल किया गया? अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया, अफ्रीकी संघ को। ठीक है ना। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका के विकास। और दूसरा है AUDA नेपेड, यानी अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारी। और तीसरा है आसियान, आसियान को शामिल किया गया। अगला है नियमित G20 IO, जो हर साल भाग लेते हैं, यानी IO का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो नियमित G20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल भाग लेते हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, IMF और विश्व बैंक। ये दोनों को तो बहन कहा जाता है ना, IMF और विश्व बैंक को, क्योंकि दोनों जो है ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत में एक साथ ही निर्मित हुई थी। ठीक है ना। शायद 1945 में निर्मित हुई थी। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर है वित्तीय स्थिरता बोर्ड, FSB, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। और अंतिम है OICD, OICD। G20 का लोगो क्या था? 7 पंखुड़ियों वाले कमल के साथ पृथ्वी, पृथ्वी थी। ठीक है ना। पृथ्वी थी और 7 पंखुड़ियों वाले, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंखुड़ियों वाले जो है, ये जो है कमल जो है थे। ठीक है ना। इस तरह से, तो कमल के साथ, और ये जो 7 पंखुड़ियाँ थी, ये जो है 7 महादेश हमारे यहाँ है पृथ्वी पे, उन 7 महादेशों का प्रतिनिधित्व कर रही है या प्रतीक है। तो G20 का थीम क्या रहा? वसुधैव कुटुंबकम, जो कि भारत कर रहा था, भारत आयोजित कर रहा था।
और भारत का तो हमेशा संदेश रहा है वसुधैव कुटुंबकम का। एक पृथ्वी हो, एक हमारा परिवार हो, और एक जब परिवार होगा तो हमारा भविष्य भी एक होगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। महाउपनिषद से लिया गया है। हम्म, अब हम अतिरिक्त तथ्य की बात करते हैं। तो G20 जो है एक अनौपचारिक समूह है। औपचारिक नहीं बल्कि एक अनौपचारिक समूह है, और इसका कोई अस्थायी सचिवालय या कर्मचारी भी नहीं है, ठीक है ना। इसके फैसले अपने आप लागू नहीं होते, बल्कि जो G20 के सदस्य हैं, हालांकि G20 अब तो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया, तो G20 के जो सदस्य होते हैं वो उनके द्वारा जो है लागू किया जाता है, अपने आप ये लागू नहीं होते। अध्यक्षता पद को ट्रोइका का समर्थन प्राप्त है, ठीक है ना। आखिर ट्रोइका का मतलब क्या होता है? ट्रोइका का मतलब हो गया कि तीन बल का, ठीक है ना। एक जो पिछला था, पिछला देश, जो अभी वर्तमान देश, और जो एक आने वाला देश जो अध्यक्षता करे, जैसे पिछला, वर्तमान और आने वाले अध्यक्ष पद, ठीक है ना। तो 2023 में इंडोनेशिया, 2024 में भारत कर रहा था, 2025 में जो आने वाला है वो ब्राजील करेगा, ठीक है ना। ब्राजील करेगा। अगला G20 प्रेसिडेंसी की बात करते थे। G20 प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता इसके सदस्यों के बीच घूमती रहती है, जो यूरोपीय संघों को छोड़ करके 5 समूहों में विभाजित है, ठीक है ना। 5 समूह है जिनमें ये विभाजित है, यूरोपीय संघ को छोड़ करके। अध्यक्ष पद एक समूह से दूसरे समूह में घूमता है, यानी कि 5 है, 1 2 3 4 5, एक बार इसको मिलेगा तो अगली बार इसको मिलेगा, अगली बार इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन अब समूह में तो कई सारे देश है, तो वो जो देश है ना वो आपस में बातचीत करते हैं कि भाई ढेर सारी कंट्रीज है इस समूह में, तो वो आपस में बातचीत करेगी कि हम ले लेते हैं या तुम ले लो, इस तरह से, ठीक है ना। तो ही बोलता है कि अध्यक्ष पद एक समूह से दूसरे समूह में घूमता रहता है। पात्र समूह के देश समूह की अध्यक्षता निर्धारित करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, ठीक। तो G20 3 प्रमुख ट्रैक में काम करता है। जो आधिकारिक ट्रैक है वो वित्त ट्रैक है और शेरपा ट्रैक है, ठीक है ना। लेकिन जो अनौपचारिक ट्रैक है वो सगाई समूह या नागरिक संवाद समूह, ठीक है ना। तो नागरिक संबंधित वाला अनौपचारिक है। अगला है कि 20वां आसियान भारत और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। 20वां आसियान भारत और 18वां पूर्वी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ से हुआ है? तो आसियान, तो आसियान है तो फिर तो ये जकार्ता में ही होगा, इंडोनेशिया है जकार्ता में, ठीक है ना। पूर्वी शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। थीम क्या रखा है कि आसियान मामले विकास का केंद्र, यानी कि आसियान का जो मामला है अगर उन पे ध्यान देंगे तभी हम विकास का केंद्र बन पाएंगे। आसियान में 10 देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम। देखिए इसमें भारत नहीं है इन 10 सदस्यों में, ठीक है ना। भारत नहीं है आसियान में, ठीक। लेकिन जब चूंकि भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है या लुक ईस्ट की बात करता है, यानी कि पूर्व की ओर देखो की बात करता है, तो भारत का महत्व जो है आसियान, आसियान हो या फिर दक्षिणी या पूर्वी भारत की कोई भी संगठन हो, वहां इसकी महत्ता बढ़ जाती है भारत की, ठीक है ना। महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि ये लुक ईस्ट की बात करता है, पूरब की तरफ देखने की बात करता है। उसके बाद ये ग्लोबल साउथ की बात करता है, यानी कि वैश्विक दक्षिण की बात करता है। तो इस तरह से सभी जो है इसे प्रमुखता देते हैं, भारत को महत्व देते हैं। अगला है 78वां UNGA, UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है ना। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? डेनिस फ्रांसिस। इसके अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस है, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो से है, ठीक है ना। और अभी देखिए यूएनजीए से संबंधित एक बात हुई है कि जो अभी एलन मस्क है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, उन्होंने उन्होंने कहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है इसमें भारत क्यों नहीं है,
जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक आबादी है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे अधिक आबादी है, फिर भी भारत को यूएनजीए में शामिल नहीं किया गया है। ये फिर कैसे ये प्रतिनिधित्व करता है पूरे विश्व का, ठीक है ना। तो ये जो है एलन मस्क के द्वारा कहा गया है। इसके कौन है प्रमुख अध्यक्ष, कौन है, डेनिस फ्रांसिस है, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो, यानी कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो है निश्चय नशा समझ लीजिए, अब फ्रांसी, तो नशा जब करने लगा तो उससे टोबैको का नशा करने लगा तो उससे दांत की बीमारी हो गई। जब दांत की बीमारी हो गई तो उसमें उस बीमारी में ही वो फंस गया, ठीक है ना। वो फंस गया तो उसने जो है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल की जनरल असेंबली में गुहार लगाई कि बचा लो भाई साहब अब तो हमें, ठीक है ना। चार प्राथमिकताएं हैं, कौन कौन सी है, शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता। शांति चाहिए हमें, समृद्धि भी करना है, प्रगति भी करना है, समृद्धि होगी तो प्रगति होगी, लेकिन स्थिरता भी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद थीम क्या है, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, ठीक। सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना। देखिए 2030 तक का बहुत सारा हमारा लक्ष्य तय किया गया है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। G20 में अफ्रीकी संघ, देखिए अफ्रीकी संघ को जो है नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान इसका स्थायी सदस्य बन गया है, ठीक। कितने देश हैं अफ्रीकी संघ में, टोटल 55 देश हैं, ठीक है ना। 55 देश हैं। और अभी तक जो G20 में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप द्वीप से पहले से केवल एक ही देश थे, दक्षिण अफ्रीका पहले ही से था इसमें, ठीक है ना। लेकिन अब जो है एयू यानी कि अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया है तो 55 देश भी इसके साथ शामिल हो गए हैं। या यूएनएससी, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की आकांक्षा के अनुरूप है कि अफ्रीका के पास 55 वोट है अफ्रीकन यूनियन के थ्रू, तो भारत को ये फायदा होगा यूएनएससी में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है ना। उसकी सदस्यता पाने के लिए अफ्रीका तक भारत की संरचित बहुत 2008 में शुरू हुई। अफ्रीकन यूनियन को 2002 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना, 2002 में बनाया था। मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाबा, जो कि राजधानी है इथोपिया की, अदीस अबाबा। अतिरिक्त तथ्य में हम देखते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी, ठीक है। तो अ, इस बार तो 2023 में 2023 में हो गया भारत में, ठीक है ना। लेकिन जो अगली बार 2024 में होने वाला है वो कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। अब ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, इसको अध्यक्षता सौंपती है मोदी जी, ठीक है ना। तो ब्राजील ने 1 दिसंबर 2023 से समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी समापन टिप्पणी संस्कृत वाक्यांश स्वस्ति अस्तु विश्वस्य के साथ समाप्त की, अर्थात पूरे विश्व में आस्था और शांति होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला है G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन। एक ग्रुप है 77 देशों का, ठीक है ना। उसने जो है चीन के साथ एक शिखर सम्मेलन किया है, कहाँ किया है, क्यूबा की राजधानी हवाना में किया है, ठीक है ना। उसके बाद बोला है कि ये जो है G77 जो है इसका 1964 में स्थापित हुआ था, ठीक। इसमें अब जो है 134 सदस्य हो गए हैं, 134 सदस्य हो गए हैं, ठीक है ना। ये जो है जो ग्रुप ऑफ 77 है यानी G77 है, संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। 134 सदस्य हैं इसके। अंतिम में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक। तो जलवायु महत्वाकांक्षा कहाँ है, न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए की राजधानी न्यूयॉर्क में जो है जलवायु महत्वाकांक्षा। यूएसए हमेशा जलवायु जलवायु करता रहता है ना। हाँ, लेकिन जब वित्त पोषण की बात होती है दूसरे देशों के लिए, चाहे अभी
एक फंड बनाया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड। उसमें जब डोनेशन की बात की गई थी, तो उसमें भी जो है यूएसए देने से पीछे हट रहा था। हालांकि यूके ने दिया था, डोनेशन अच्छा किया था, लेकिन यूएसए पीछे हट रहा था। ठीक है ना। तो ये भी बात है। और लेकिन जो है जब शिखर सम्मेलन कर रहा है तो कर रहा है कौन? यूएसए ही कर रहा है। जलवायु महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन खर्च करने में पीछे हटता है यूएसए। इसमें जो है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ब्रिटेन उपस्थित नहीं थे। ठीक है ना। न्यूयॉर्क में हो रहा था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ही उपस्थित नहीं था। चीन भी नहीं गया था, भारत भी नहीं गया था, और यूएसए का भाई ब्रिटेन भी नहीं गया था। ब्राजील ने कहा है कि वह 2030 तक अमेजन में शून्य वनों। वही है कि 2030 तक जो है कार्बन शून्य की बात कर रहा होगा। ठीक है ना। वनों में कि हम न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, शून्य कार्बन कर देंगे 2030 तक। 2030 तक ही जो सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। तो देखते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगले